शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे विशेषकर एन एस के लिए बनाया गया है जो 12th से पढ़ते हैं और जिनका विषय है ज्योग्राफी। और आज वीडियो में आपको चैप्टर 14 से कुछ जरूरी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और चैप्टर हमारा बनता है हमारा पर जयमंडल। तो यहाँ पर जयमंडल और जयमंडल से जुड़े हुए काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इनको बारी बारी मैं आपको बताऊँगा। आपको करना है कि इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, याद करना है, इन वीडियो को बार बार देखना ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं हम अपना प्रश्नोत्तर से। बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में से कहा जाता है जयमंडल क्या है। तो यहाँ देखा जाए आपका सवाल कैसे भी एग्जाम में फिर कह सकता है जयमंडल क्या है, जयमंडल किसे कहते हैं, जयमंडल से समझते हैं, जयमंडल का क्या लाभ है। जयमंडल से जुड़ा हुआ कैसे भी आपको सवाल को फिर के आ सकता है। जयमंडल वह संकरी पट्टी है जहाँ स्तरमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल मिलते हैं। यह वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से 10 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह समुद्र में जहाँ लगभग 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं विस्तृत है। तो कुल मिला के हमारा देखा जाए पृथ्वी पे हमारा पर 3 मंडल, स्तरमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। इन तीनों मंडलों में क्या होता है, कुछ ना कुछ जीव पाए जाते हैं। कुछ हमारे पक्षी है, कुछ हमारे जानवर है, कुछ हमारे पर कीड़े मकोड़े है, ये हमारे पर कुछ पेड़ पौधे या अपना कुछ और बनते हैं। इन सभी के जो योग है, इन सभी का जो योग है हमारा पर, वो हमारा कहलाता है जैव मंडल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 आपसे कहा जाता है जैव मंडल के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है जैव मंडल है। जैव मंडल में कौन कौन से घटक है, इसके कौन कौन से तत्व बनते हैं, कौन कौन सी इसमें चीज़ें बनती है, यहाँ पर बताना है। तो जैव मंडल में हमारा देखा जाए क्या बनते हैं, 3 महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से बनते हैं, ये बनते हैं हमारे पहला बनता है हमारे पे अजैविक घटक। अजैविक घटक हमारा देखा जाए क्या बनता है, मोटे तौर पर इन घटकों में वे सभी अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो सभी जीवित जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि हमारा पर पत्थर, धूप, पानी, हवा, ये हमारा पे कुछ होते हैं अजैविक घटक होते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर बनते हैं जैविक घटक। पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से सहित मानव पर्यावरण के में 3 जैविक घटक पाए जाते हैं। जैसे हम इसमें हमारा जुड़ा होता है पौधे है, पशु है, सूक्ष्म जीव है, जिसमें यहाँ पर देखा जाए कोई ना कोई अपना जीवन है, वो हमारे बन जाते हैं जैविक घटक। जीवन है, जीवन था, वो हमारा वो बन जाते हैं जैविक घटक बन जाते हैं। और एक और हमारा बन जाता है, वो बन जाता है हमारा पर ऊर्जा। यह जैव मंडल का तीसरा तथा अति महत्वपूर्ण घटक है जिसके बगैर इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं हो पाता। यह इस ग्रह पर प्रत्येक प्रकार के जैविक जीवन के उत्पादन तथा पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जिसके बगैर हम जैवमंडल के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा बनता है जैवमंडल के विभिन्न घटक। तो जैवमंडल के हमारे पर देखा जाए 3 महत्वपूर्ण घटक है, अजैविक घटक, जैविक घटक और हमारा बनता है ऊर्जा। तो इसके बारे में यहाँ पर देखा जाए बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारा पर अजैविक घटक हमारा पर वो होते हैं जैसे हमारा पर पानी है, हवा है, धूप है, ये हमारा पर मिट्टी है, ये हमारा बन जाता है अजैविक घटक बन जाता है। जबकि जैविक घटक हमारे पे क्या होते हैं, जिसमें कोई ना कोई जीव या जीव का कोई अस्तित्व है या रहा हो। इसके अलावा देखा जाए मैंने आपको बताया ऊर्जा के बारे में बताया मैंने यहाँ पर कि ऊर्जा भी हमारा पर एक जैव मंडल का महत्वपूर्ण घटक बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 वैसे कहा जाता है पारतंत्र को परिभाषित कीजिए। पारतंत्र हमारा होता क्या है। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है पारतंत्र किसे कहते हैं, पारतंत्र का मतलब क्या बनता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है इसके बारे में आपको पढ़ के समझा देता हूँ। पारतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले घटक नियमित रूप से परस्पर क्रिया करते हुए एक एकीकृत संपूर्ण का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में भूदृश्य का कोई भाग जिसमें जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित हो एक पारतंत्र के रूप में तभी जाना जाता है जब उसके सभी घटक एक दूसरे के साथ संगठित हो। उदाहरण के लिए झील या तालाब एक पारतंत्र है जब इसे केवल एक जल स्थान न समझकर इसे समग्रता के रूप में माना जाता है। तो इसे अपना कहते हैं पारतंत्र। तो कुल मिला के हमारा देखा जाए पारतंत्र हमारा पर एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन है और उस जीवन का जो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है और वो आपस में ही सर्कल के तौर पर चलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया तालाब है, जैसे हमारा तालाब होता है, जंगल होता है, ये हमारा समुद्र है। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा पे तालाब है, तालाब में क्या है बहुत से उसमें अपना मछलियाँ है,
बहुत से उसमें कुछ कीड़े हैं, बहुत से उसमें हमारे देखा जाए मेंढक है, मगरमच्छ है, कुछ घास पौधे हैं, कुछ अपना और भी कुछ चीज़ें बनती है। तो इन सब का अपना क्या होता है, आपस में एक दूसरे का सर्कस चलता रहता है। आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं और इनका आपस में सर्कस चलता रहता है। तो ये हमारा बनता है एक तरह से पारतंत्र का छोटा सा एग्जाम्पल, कि बाहर से आके उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, बाहर से आके कहते हैं कि उसमें कहते हैं कि कोई इतना दखलंदाजी नहीं कर रहा। उनका आपस में सर्कल बनता है, एक दूसरे से जुड़े हुए अपना खाते रहते, एक दूसरे को ऊर्जा उनको मिलती रहती है, आगे बढ़ते रहते हैं, एक सर्कल चलता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है मौसम और जलवायु के विभिन्न अवयवों के बारे में बताइए। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है मौसम है, जलवायु है, इनके कौन कौन से हमारा पे अवयव होते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण मौसम और जलवायु के विभिन्न हमारा पे अवयव होते हैं, तत्व होते हैं। ये एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते रहते हैं। ये तत्व पवन की दिशा एवं गति, सूर्यताप की मात्रा, मेघाच्छन्नता तथा वर्षण की मात्रा आदि वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करते हैं। इन वायुमंडलीय तत्वों को ही यहाँ पे मौसम और जलवायु के अवयव कहा जाता है। इन अवयवों का अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों और समय पर अलग अलग प्रभाव होता है। यह प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तथा छोटी अवधि के लिए हो सकता है। हम प्राय इस प्रभाव को मौसम के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे धूप, गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान आदि का मौसम कहलाता है। इनमें से मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करता है, जो किसी स्थान और समय विशेष में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो ये हमारा बनता है मौसम और जलवायु के विभिन्न कौन कौन से अवयव होते हैं। कि मौसम जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, जबकि जलवायु की होती है एक लंबे समय के लिए होती है। और उनके कौन से हमारे पे अवयव बनते हैं, इसके बारे में हम अपना समझ चुके हैं। और यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है भूमंडलीय तापन के विविध परिणामों का वर्णन कीजिए। तो भूमंडलीय तापन जैसे अपन हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं कि आज एक बहुत बड़ी समस्या है जो बढ़ती जा रही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के देखा है काफ़ी हमें दुष्परिणाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा पर इसके दुष्परिणाम क्या बनते हैं, कि ग्लोबल वार्मिंग है हमारा पर इसके क्या परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं। भूमंडलीय तापन का परिणाम। तो भूमंडलीय तापन का हमारा जो परिणाम बनता है क्या बनता है, नंबर 1 वैसे तो देखा जाए बहुत सारे परिणाम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पे ये कुछ महत्वपूर्ण ये 4 बनते हैं महत्वपूर्ण। इसके अलावा देखा है बहुत सारे बनते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने की वर्तमान दर यही रही तो वायुमंडलीय तापमान 21वीं शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पर्वतों पर बर्फ़ों के जल्दी पिघलने से मानसून के समय अधिक बाढ़ें ज़्यादा आएगी। और इसके अलावा देखा जाए हमारा बनता है भूमंडलीय तापमान में जरा सी भी वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालेगी। कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर हमारा बढ़ता रहता है तो उससे हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उस पर क्या होता है हमारा पर उसका प्रतिकूल यानी कि उल्टा असर पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर समुद्र के ऊपरी जल स्तर के गर्म होने से महासागरों के जैविक उत्पाद में भी क्या होगी, कमी आएगी। कि महासागरों में जो भी लाइफ है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी जैविक उत्पादकता होती है उसमें भी क्या जाती है, कमी आ जाती है। तो इसके अलावा देखा हमारे बहुत सारे भूमंडलीय तापन के जो बुरे परिणाम निकलते के आते हैं, लेकिन ये उनमें से कुछ हमारे बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम हमसे कहा जाता है सतत पोषकीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है सतत पोषकीय विकास क्या होता है, सतत पोषण विकास किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अलग से समझ लीजिए। सतत पोषण विकास ब्रूटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषण विकास की परिभाषा भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति, ये हमारा बनता है सतत पोषण विकास। अर्थात विकास इस प्रकार होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों को हानि न पहुँचे, कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। सतत पोषण विकास मतलब यहाँ पर देखा जाए हम विकास कर रहे हैं, जब विकास करते हैं तो प्राकृतिक कई सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्राकृतिक जो भी हमारे संसाधन बनते हैं इनका हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इनका पूर्ण उपयोग ठीक से हो सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सुरक्षित रह सके, कि आने वाली पीढ़ी है वो भी इनका इस्तेमाल कर सके, उनके लिए भी हमें बचा कर रखना है। ये हमारा बंदा सतत पोषण विकास, के प्रकृति को नुकसान न पहुँचे और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे और विकास करते रहे, ये हमारा बनता है सतत पोषणीय विकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है
हरित गृह के प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा पर ग्रीन हाउस है, हमारा पे ग्रीन हाउस को हम अपना देखा है कैसे अपना उसको उसके प्रभाव को दुष्प्रभाव को कैसे हम कम कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण को अत्यधिक विकसित और यहाँ पे औद्योगिक देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान तथा विकासशील देशों जैसे चीन और भारत द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में जोरदार कटौती करके कम किया जा सकता है। वैकल्पिक सफल ईंधनों का विकास करने के लिए वैज्ञानिक उपाय किए जाने चाहिए। मोटर गाड़ियों के चलाने के दिनों को सीमित भी करना एक अन्य विकल्प हो सकता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का विकास किया जाना चाहिए। बायोगैस संयंत्र लगाने चाहिए जो घरेलू उपयोग के लिए एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का साधन हो सकता है। तो ये हमारा पर देखा है कुछ ऐसे तरीके बन सकते हैं जिससे अपना देखा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम अपना कम कर सकते हैं। इसके अलावा देखा है और भी कई सारे हमारे उपाय बनते हैं, जैसे अपना पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना लगाए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको अपना करके हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में से कहा जाता है ओजोन परत क्या होती है? तो यहाँ देखा जाए आपको बताना ओजोन परत क्या है, हमारा जो ओजोन लेयर होती है क्या होती है, कैसे क्या काम करती है, इसका फ़ायदा क्या है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है और ये कैसी परत है? एक अदृश्य परत है। इसे ही ओजोन लेयर या ओजोन परत के नाम दिया जाता है। यह परत बहुत पतली होने के बावजूद भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी रेज, जिसे अपने हिंदी में हम कहते हैं पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है। पराबैंगनी विकिरण अगर धरती पर डायरेक्ट आ जाती है, अगर पराबैंगनी किरणें विकिरण धरती पर अगर डायरेक्ट आ जाती है, सीधे आ जाती है, तो ये सभी प्रकार के पेड़ पौधों और जीवों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण बनती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ओजोन परत हमारे क्या हवा में एक अदृश्य परत है जो सूरज से आने वाली जो हानिकारक रोशनी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, यूवी रेज होती है, उसे सोख लेती है और पृथ्वी पर उसे आने से रोकती है। और ये हमारा देखा जाए कई तरह से फ़ायदा पहुँचाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखा जाए वायुमंडल में क्या है, एक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, पॉल्यूशन है, जो इस परत को क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, जिसके बारे में आगे आने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने जान लिया कि ओजोन परत क्या होती है, कैसे क्या काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न में से कहा जाता है ओजोन परत अवशेष क्यों और कैसे होता है। तो जैसे कि अभी हमने पिछले सवाल में मैंने कहा था कि ओजोन परत हमारा पर है क्या, कैसे क्या काम करती है। लेकिन इस ओजोन परत को क्या हो रहा है कि एक नुकसान हो रहा है। इस ओजोन परत को क्या हो रहा है, एक नुकसान हो रहा है। तो इस ओजोन परत को नुकसान होने के क्या कारण है और कैसे हो रहा है। ओजोन परत के क्षय यानी कि इसको नुकसान होने के लिए मुख्य रूप से मानव द्वारा स्थापित किए गए उद्योगों के जिम्मेदार हैं। ये उद्योग लगभग सभी प्रमुख देशों में विद्यमान हैं। इनमें अमेरिका, चीन, भारत और यूरोप प्रमुख रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। कई देशों की सरकारों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन केवल सरकारों द्वारा पाबंदी लगाने से इन पर रोक लगाना संभव नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की सहायता से उद्योग अपने फायदे के लिए इन रसायनों का उपयोग करते रहते हैं। क्लोरोफ्लोरो गैस प्रमुख वजह है इसकी। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए जैसे कि ओजोन परत के बारे में जान लिया, ओजोन परत कैसे क्या काम करती है। लेकिन पृथ्वी पर क्या है, बहुत से फैक्ट्री, मिलें, कारखाने हैं जिनसे धुआं निकलता रहता है। हमारा क्लोरोफ्लोरो गैस है वो निकलती रहती है। हमारे पर देखा है और भी कई सारे हमारे अप्लायंसेस होते हैं जिससे अपना कई सारी जहरीली गैस निकलती रहती है। वही सब अपना धुआं, प्रदूषण, अपना गैस वगैरह वायुमंडल जाती है और वायुमंडल जाके हमारे पे ओजोन परत को कमज़ोर कर देती है। तो ये हमारा एक तरह से पॉल्यूशन है, ये हमारा एयर पॉल्यूशन है जो हमारा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 10 की। प्रश्न 10 में आपसे कहा जाता है अम्लीय वर्षा पर एक टिप्पणी करिए। कि यहाँ पे आपको बताना है अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा को हम अपना हम कहते हैं एसिड रेन। तो ये एसिड रेन हमारा पर है क्या। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में इसको अलग से समझते हैं। एसिड रेन का तात्पर्य अत्यधिक अम्लीय वर्षा से है जिससे पर्यावरणीय तथा वायुमंडल के संतुलन के बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। ये प्रमुख रूप से पौधों, जलीय प्राणियों, अवसंरचना आदि को प्रभावित करती है। अम्लीय होने का अर्थ है इसमें हाइड्रोजन के आयनों का स्तर ऊंचा होना, अर्थात कम पीएच। वास्तव में सामान्य वर्षा का जल पहले से ही थोड़ी अम्लीय होती है, जिसमें पीएच का स्तर
5.3 से लेके 6 होता है। वर्षा का जल का अम्लीय होने के पीछे कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और वायु में मौजूद पानी का कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए एक साथ प्रतिक्रिया करना, जो खुद एक कमज़ोर एसिड है। जब बारिश के पानी का पीएच स्तर इस सीमा से नीचे आता है तो ये एसिड रेन में तब्दील हो जाती है। अगर इसे आम भाषा में अगर समझा जाए कि हमारा अम्लीय वर्षा होती क्या है। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ पर हवा में देखा जाए बहुत सारा पोल्यूशन होता है, जैसे उसमें कई सारे जहरीली गैस होती है, धुआं होता है, डस्ट होता है। और जब काफ़ी लंबे समय बाद जब बरसात होती है, काफ़ी लंबे समय बाद जब बरसात होती है तो जो हवा में से बरसात की बूंदें गुजर कर धरती पे आती है तो उन बूंदों में क्या होता है, वो पॉल्यूशन क्या होता है, चिपक जाता है। उस बरसात की बूंदों में क्या होता है कि हवा में मौजूद जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन क्या होता है, चिपक जाता है और चिपक के उन बूंदों के साथ धरती पे नीचे आता है। जब नीचे आता है तो कई समुद्र में जाता है, कई नदियों में जाता है, कई मैदान में खेती बाड़ी में गिरता है। तो ये हमारा कहते हैं क्या है, नुकसान पहुँचाता है। कई बार क्या होता है, साल के पहले बरसात में नहाने से क्या होता है, हमें त्वचा में हमें क्या होती है, इचिंग होती है। हमें अपना जो चमड़ी होती है, हमारे यहाँ पर त्वचा होती है, उसमें खुजली होती है। क्योंकि जो पोल्यूशन है, जो बरसात में जो हमारा पर देखा जाए, जो पोल्यूशन हमारे पर बूंदों में चिपक के हम आए नीचे, उसमें नहाने से हमें क्या होती है, खुजली वगैरह होती है। और ये हमारा बनता है अम्लीय वर्षा। कई बार क्या होता है, इस अम्लीय वर्षा की वजह से हमारे पर देखा है ताजमहल में जो है हल्का सा पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा अम्लीय वर्षा के कारण जैसे हमारा ताजमहल है, मार्बल है या कुछ और जो बनता है या कुछ और हमारा बनता है तो उसमें क्या जाता है, पीलापन आ जाता है। कई बार इस अम्लीय वर्षा की वजह से हमारी फसलें होती है, ख़राब हो जाती है। जब भी हमारा अम्लीय वर्षा का पानी जो है किसी नदी में जाता है, तालाब में जाता है या किसी और जलाशय में जाता है तो उस जलाशय में हमारा पर देखा है उस पानी में होने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, इस अम्लीय वर्षा के पानी की वजह से क्या होते हैं, उनका जीवन संकट में आ जाता है। तो ये हमारा बनता है अम्लीय वर्षा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखा जाए इस वीडियो में इस चैप्टर से मैं काफ़ी सारे जो जरूरी सवाल थे मैं आपको करा चुका हूँ। आपको करना क्या है, इन सवालों को बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। यहाँ जो भी अपना पढ़ाई को लेके वीडियो वगैरह बनाई गई है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता, ना ही आपसे कुछ कहा जाता कि आप ऐसे करिए वैसा करिए। आज सिंपली अपना देखा जाए एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपको कहीं से भी अगर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कहीं से भी वीडियो मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है तो आप वहाँ से भी अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए अपना हमारे यूट्यूब चैनल है शर्मा टेक सेंटर पर आप विजिट करें। वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अपने ऑल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वीडियो आपको मिल जाती है। आपकी जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट आपकी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, आपका पेंटिंग है, मैथ है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है आपको वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जहाँ से अपना एग्ज़ाम की तैयारी अपने अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।